क्वालिटी कितनी पढ़ लिया आप लोगों ने? घर पे रिवाइज करते नहीं करते? सर जो कल आपने पढ़ाया था सर, उसमें से कुछ पूछना था आपसे। बिल्कुल पूछो। सर जो इसमें सर जो लोकसभा में जो आपने बताया था सर कि उसमें से जो 2 सदस्य होते हैं सर, वो मतलब कि एंग्लो इंडियन वाले चुने जाते हैं। तो सर आप बता रहे थे कि वो 2020 में जो कि खत्म हो गया था। तो सर जो वो 2 सीटें थी, तो सर वो राज्य के प्रतिनिधि में जाएँगी फिर, या फिर राज्य या फिर संघ के क्षेत्रों में जाएँगी? अभी वो कहीं नहीं जाएंगे, अभी वो सीट्स हटा दी गई हैं, तो उसकी 143 हो गई है। अब नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें वो मेरे ख्याल से इंक्लूड करेंगे अब उसको ना, जो अगली लोकसभा का सत्र होगा उसमें उसको नॉर्मल वाली में डाल देंगे। वो जो नॉर्मल होती है ना, जैसे आप लोकसभा का इलेक्शन करवाते हो तो जी सीट्स सर। डाली जाती हैं, ठीक है, तो उसमें फिर वो जहाँ तक है उसको ऐड करेंगे। क्योंकि देखो अब सिनेरियो आप समझो, सब स्टेट के हिसाब से सीट्स यानी कॉन्स्टिट्यूंटी कौन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके हिसाब से सीट बटी पड़ी है, ठीक है। और वो 2 सीट स्पेसिफिकली एंग्लो इंडियन को दे रखी थी हमेशा से, तो वो हट गई है, तो इसलिए उसको तो रख सकते नहीं। यानी अभी आप वर्तमान की बात करो तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम उनको कहीं पर मैनेज कर लें। हाँ, भविष्य में हो सकता है ये लोग पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बिल वगैरह लेके आए, कोई संविधान में कुछ संशोधन करें जिससे उन 2 सीट्स को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैनेज करें। एक काम ये कर सकते हैं भविष्य में, और दूसरा काम ये हो सकता है कि उन 2 सीट्स को जो अभी जब हम सीट बढ़ाएंगे, जब डिलिमिटेशन कमीशन लगेगा, ठीक है, 2026 में, तब उसको किसी तरीके से मैनेज कर लें। देर आर 2 थिंग्स जो हो सकती हैं, मतलब मैनेज हो सकती हैं भविष्य में। और जो प्रियंका तुम सवाल पूछ रहे थे, अगर अभी है ना प्रियंका ऑनलाइन? प्रियंका देखो, कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं दे कैन अटेंड द मीटिंग बट दे कांट वोट इन इट। वोटिंग का राइट ही नहीं होता है, मीटिंग तो आप अटेंड कर ही सकते हो, रोक टोक नहीं है उसमें। आप चाहो तो मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हो, बट आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप वोटिंग कर सको, है ना। और नॉर्मली लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, लोग बहुत बिजी होते हैं, तो ये रेयर ही कहीं जाते हैं, है ना। ओके, अभी ठीक है। और बाकी सब ठीक है, सबकी तबीयत वबीयत ठीक है घर पे सब लोग? किसके पेपर पे तो चल रहे तुम्हारे में से, क्या चलने वाले हूँ? सुबोध गायब है आजकल, उसके पेपर का क्या सीन है? पेपर चले गए उसके भी? तुम में से किसी को पता हो? हम्म। अच्छा चलो, तो छोड़ते हैं, अपने सवाल पे आते हैं, अपना जो पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को कवर करते हैं, हल्का हल्का सा बातचीत करते हैं, फिर दोबारा से मैं आपका जो चल रहा था उसको कवर करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कितनी एज चाहिए मिनिमम? सर राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? ठीक है भैया। सर उसके राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए सर 25। जी भैया, मिनिमम एज 25 हुई ना इसका मतलब, है ना। तो अगर मिनिमम पूछे तो 25 लगा देना। आपको ज्ञान बिल्कुल सही है, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग है एज का, है ना, कि किसी में ज़्यादा किसी में कम। चलिए, एक कल मैंने आपको बताया था एस सी एस टी रिजर्वेशन का सिनेरियो बताया था, आपको याद होगा, एस सी एस टी रिजर्वेशन का रहता है। और एक ने सवाल पूछा था, शायद विपुल ने पूछा था कि वो कहीं से भी लड़ सकते हैं क्या, या मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ना, ऐसे कुछ था। हाँ जी भैया। तो हाँ, वो भैया वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि अगर कोई एस सी एस टी की सीट रिजर्व्ड है,
तो भारत में जिसको भी SC ST कैटेगरी में रखा गया है, अगर SC है तो SC सीट से लड़ेगा, ST है तो ST सीट से लड़ेगा, इसके अलावा और कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई प्रत्याशी भाग ही नहीं ले सकता। अभी आपने देखा होगा नवनीत राणा नाम की महिला, जो मेरे ख्याल से पहले कभी एक्टरनी वगैरह रही थी, ठीक है, उन्होंने फर्जीवाड़ा करके अपने आप को SC दिखाकर महाराष्ट्र में आई गेस की SC सीट थी, उससे चुनाव लड़ा और वो जीत भी गई। बाद में ये पाया गया कि वो फर्जी तरीके से उन्होंने SC के दस्तावेज बनाए थे, SC कैटेगरी के दस्तावेज बनाए थे, और तब चीज़ें चल पाई हैं, तब चीज़ें रन कर पाई हैं। बड़ी अलग सी हरकतें हैं लोगों की, बड़े मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं। भाई जो संविधान दे रखा उसका सम्मान कर लो थोड़ा सा। अभी रिजर्वेशन मेंटेन करा गया है तो यानी कि ज़रूरत महसूस हो रही है अभी भी कि SC ST 70 साल में भी उस तरीके से नहीं रन कर पाए जैसे करना चाहिए था, क्योंकि जो पार्टीज हैं उन्होंने उस एजेंडे को मेंटेन रखा है ना। अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे भारत में, ये इस बात पे ध्यान देती कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी में पिछड़े हुए लोग हैं, एक्चुअल में हर तरीके से, हर पैमाने से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो पैसे में पिछड़े हुए हों, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों, सोसाइटी ने उनको बैकवर्ड कर दिया हो, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर दें बस। अगर आप अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर दोगे ना, किसी ना अगर किसी के पास बहुत अच्छी तालीम है ना, या किसी को बचपन में संस्कार मिले हैं, तो वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, और वो आदमी जीवन में जो भी फैसला या काम करेगा वो सोच समझ के और अच्छा ही करेगा, देश के लिए भी अच्छा करेगा, अपने लिए भी अच्छा करेगा। लेकिन पार्टीज का जो फंडामेंटल रहता है वो ये है कि रिजर्वेशन की लॉलीपॉप लेके घूमते रहते हैं, और लोग भी उनके पीछे पुचल्ले की तरह चल देते हैं। ये नहीं कि अपना जो फायदा है उस पर ध्यान दें, आप पढ़ाई में चीज़ों को मेंटेन करवाओ, आप स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे ध्यान दो कि वो पढ़ जाएं, कैसे वो पढ़ पाएँ, उनको सही इन्फॉर्मेशन हो उनके पास, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना ही गुणगान कर रहे हो, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तुष्टिकरण हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कत है, अच्छे नेताओं की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं तो कल परसों ये भी देख रहा था कि एक पार्क बनाया है, लखनऊ में बनाया है शायद, अम्बेडकर पार्क, आप लोगों ने देखा होगा, सुना है उसके बारे में? एवर हर्ड ऑफ अम्बेडकर पार्क इन नहीं। लखनऊ? सवाल आ सकता है आपसे, ठीक है। अम्बेडकर पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में बनाया गया है। किसने बनवाया है? मायावती जी ने बनवाया है। मायावती जी कौन है? आप सब शायद जानते होंगे, है ना। और वो पार्क है कहने के लिए, लेकिन उसमें कोई पेड़ वेड़ नहीं है, उसमें कोई घास नहीं है, वो पूरा मार्बल से बनाया हुआ पार्क है, मतलब पत्थर का है वो, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और उसमें आप दूर दूर तक अगर देखोगे ना तो पत्थर ही पत्थर लगवा रखा है। 600 करोड़ का पार्क है वो, 600 करोड़ का पार्क। ये किस बेस पे बनवाया उनने? मतलब अथॉरिटी तो ली होगी कुछ भैया, या समाज सेवा से रिलेटेड? अथॉरिटी, उस 600 करोड़ रुपए का उन्होंने पार्क में ये बनवाया है कि कैसे आपका मायावती जी कैसे हैं, बस हाथी हाथी है उस पार्क में, पत्थर ही पत्थर है। कोई बहुत ज़्यादा लोग भी देखने के लिए ऐसा चाहते नहीं है कि वो उन 600 करोड़ रुपए के जो लगा दिए उसने वो वापिस आ जाए कहीं से, उसका भी कोई सीनैरियो नहीं है। और अम्बेडकर की जी की मूर्ति है, होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी सी मूर्ति बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उनकी पार्टी जिन्होंने स्थापित करी थी ना, ठीक है, बसपा जिन्होंने शुरुआत करी थी और मायावती को जो लेके आए थे, उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है वहां पर। मायावती खुद की बहुत सारी मूर्तियां हैं वहां पर, हाथी बहुत सारे हैं वहां पर, ठीक है। तो उसका जन समाज को क्या फ़ायदा है अगर आप उसका ओवरऑल देखो पर्सपेक्टिव। और ये सब चीज़ें पता है कब अच्छी लगती हैं? जब आपके मरने के बाद कोई और कर रहा हो आपके नाम पे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कोई भी अगर बनाता ना, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को दिक्कत नहीं थी। ही इज़ अ पर्सनैलिटी दैट्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। दुनिया जाननी चाहिए उनके बारे में, आप बनाओ उनके लिए कुछ अच्छा सा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि लोग उसे देख के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सोचें कि ये क्या इन लोग को शिक्षा दे के गए हैं, क्या कर रहे हैं, देश के पैसा कैसे खर्च करते हैं, अपना नाम करने के लिए, अपनी फोटो अपनी तो प्रतिमाएं लगाने के लिए कर रहे हैं। वो मूर्खतापूर्ण काम है, ठीक है। मैं तो कल देख के हैरान था कि यार क्या बुरा हाल कर रखा है बताओ, मतलब स्टेट में
और ये नहीं कि हॉस्पिटल्स वगैरह या एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे दें, बुरा हाल है वैसे भी यूपी में, तो बिहार में भी आपको पता है क्या हाल है। तो हमारे यहाँ के नेताओं में बहुत बहुत दिक्कत है, सच बताऊं तो। भैया ज़रूरत है रिवॉल्यूशनाइज़ करने की चीज़ों को। जैसे कि हाँ, अपने 3 सीट राज्यसभा की हैं, 5 सीट लोकसभा की हैं। तो भैया जैसे कि लोकसभा को हम विधायक चुनते हैं, जैसे स्वामी जी थे ग्रामीण से हमारे यहाँ, हुँ, ये या फिर हुँ, आपके मदन से हरिद्वार से ये थे। तो भैया जैसे हुँ, हमने लोकसभा का तो चुन रहे, प्रधान भी हम भी चुन रहे, वार्ड मेंबर भी हम भी चुन रहे, हुँ, बीडीसी भी चुन रहे, हुँ, और वह जिला हुँ, पंचायत भी चुन रहे। तो भैया जब बिल्कुल। लोकसभा के विधायक चुन रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन भैया जब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा के इलेक्शन जो है ये करते हैं, जो हम एमएलए चुनते हैं यानी विधायक जो होते हैं हमारे, ये हुँ, अपने हुँ, हिसाब से सूचीबद्ध वरीयता देते हैं, जैसा आपने उसके लिए बताया था पहली पसंद कौन सी, दूसरी पसंद कौन सी। तो भैया हुँ, उसमें हुँ। अगर लोकसभा की तरफाई पड़ी है, जैसे यहाँ से 5 सीटें तो 4 आ गई, तो भैया फिर राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी का तो कोई रोल नहीं बन रहा है कुछ खास मेरे हिसाब से। तो मतलब फिर ऐसा नहीं दूसरा है। कंपटीशन कहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। ना, 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 जी ना, भैया ना, फिर ना, ना, यही तो बात है, यही तो बात है, ये समझने वाली बात है। अब चलो इसको समझते हैं थोड़ा-सा। अच्छा सवाल है वैसे, आप लोग को समझ में आया नहीं आया, मैं एक बारी कन्फर्म कर देता हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उत्तराखंड अपना, है ना? इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कितनी सीट हैं? यहाँ पर 70 सीट्स हैं। किसकी सीट्स हैं? एमएलएज़ हैं 70। कितने हैं? 70 एमएलए हैं। अगर 70 एमएलए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 70 एमएलए का काम है किसको चुनना? राज्यसभा के 3 मेंबर्स को चुनना, ठीक है? तो 3 मेंबर्स मैंने खड़े कर दिए, एक विपुल है, एक संयम है, एक योगिता है, ठीक है? 3 मेंबर मैंने खड़े करे। अब इन 70 लोगों में से हमने ये देख लिया कि लगभग मान लो 40 लोग आपके बीजेपी के हैं और 30 लोग मान लिया अभी हमने कांग्रेस के हैं। समझ रहे हो? तो अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला जो कैंडिडेट है ना विपुल, ये बीजेपी की साइड से है, यानी बीजेपी वाले इसको चाहते हैं, ये उन्हीं का बंदा है, ठीक है? ये वाला जो बंदा है, ये भी बीजेपी का ही है, मतलब इस सीट से लड़ रहा है बेसिकली, और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आप बीजेपी का एक ही बंदा कंसिडर करें। और जो ये वाला बंदा है, ये प्योरली कांग्रेस का है, ठीक है? और यहाँ पर इन सीटों पे और भी लोग खड़े हुए हैं, हर एक सीट पे कई-कई लोग खड़े हो रखे हैं। लेकिन अभी मेजरली हम 3 लोगों की बात करें कि 3 ही सीट है। अब बीजेपी का मोस्टली वोट फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको जा रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पर जितनी सीटें बटी थी, इनमें 40 में से जितनी सीटें बटी थी, मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसको बाइफरगेट करके ले लिया, नियरली सीट थी 25 ले लो आप, 25 का 23 ले लो, 23 सीट थी। उन 23 सीट ने विपुल को एक तरफा मतलब चुना है, फॉर एग्जांपल। जिनके अंडर वार था, इतना सिंपल नहीं होता है, पहले तो मैं बता दूं, जितना मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज हर इलाके के अंदर जब आप देखते हो तो कई सारे नेता होते हैं, इसको ऐसे समझना यार। थोड़ा और आसान करता हूँ तुम्हारे लिए ना, वरना तो तुम बाद में कहीं कुछ का कुछ बता दोगे लोगों को तो वो गड़बड़ हो जाएगी। रुको, मैं इसको बांटता हूँ पहले। उत्तराखंड को लेते हैं ना, मैंने इनको 3 इलाकों में बांटा उत्तराखंड को, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने यहाँ पर इलाके दिए हैं, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन ने क्या समझना है कि जो पहला इलाका है, यहाँ पर मान लो आपके ये टोटल 70 विधायकों को डिवाइड कर दिया हमने इन 3 इलाकों में। उन 3 इलाकों में से आपने ये देखना है कि इस पहले इलाके में जो फर्स्ट वाला इलाका है, ये वाला, इसमें कितने विधायक आपके कौन से वाले हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम थोड़े से और पार्टी के ले लेते हैं, थोड़ी सी और पार्टी के लेते हैं, कई सारी पार्टी के विधायक हैं। अब जिस पार्टी की वहाँ मेजोरिटी बैठी हुई होगी ना, वो अपना बंदा बिठा देगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25 लोगों को दे रखी थी अनुमति इस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है? राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी 25 लोगों की थी। अब इन 25 में से मैक्सिमम लोग आपके बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी का जो बंदा है वही जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जिसमें आपका यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका 23 है, उन 23 विधायक में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो कांग्रेस वाले हैं, तो यहाँ जीतेगी कौन? यहाँ तो कांग्रेस जीतने वाली है ना। तो इसलिए पहले से सबको पता होता है कि कौन जीतने वाला है, ऑलमोस्ट सबका डिसाइडेड होता है कि जीतने वाला कौन है, क्योंकि पार्टी के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। तो इसीलिए इतने श्योरिटी तभी होती है कि मनमोहन सिंह जी को चुन लिया गया और उन्हें पता है कि 6 महीने में हम बैठा देंगे उनको गद्दी पे, है ना? क्योंकि हमारे को पता है कि वहां से तो हमने चुन के आना है, हमारी मेजोरिटी है उस इलाके की। क्लियर है बात विपुल? जी भैया जी। और भैया एक जो निर्दलीय होता है उसे पार्टी ज्वाइन करनी होती है नहीं, ऐसा कुछ सिनेरियो? ऐसा कुछ नहीं है, निर्दलीय वो स्वतंत्र भी ऐसा रह वैसा सकता है कुछ भैया?
वो तो स्वतंत्र रह सकता है, वो तो उसके ऊपर है ना। तो अभी ठीक है। ये वाला केस जो तुम बता रहे हो, निर्दलीय वाला केस, ये निर्दलीय वाला केस आपको डिफिकेशन में याद रखना है। यानी अभी मैं बताऊंगा आपको 10th शेड्यूल के बारे में। जो 10वां शेड्यूल है ना, उसमें ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि अगर एक निर्दलीय बंदा निर्दलीय तरीके से जीता है और उसको आप लोगों ने चुना है, आपके इलाके में कोई निर्दलीय था, यानी वो किसी दल का नहीं था, लेकिन उसको वो नेता चुन लिया गया लोकसभा के लिए, है ना, उसमें वो बात थी, वो ग्राउंड लेवल पे काम करता था, बीजेपी ने उसको ऑफर करे कि आओ भैया हम तुम्हें देंगे 50 करोड़ रुपए, हमारी पार्टी में एंटर कर जाओ। ठीक है, मायावती ने 60 करोड़ ऑफर करे, कांग्रेस ने 80 करोड़ ऑफर कर दिए और दूसरी पार्टी ने 100 करोड़ ऑफर कर दिए, तो वो चला गया पार्टी में। ठीक है, उस तो अगर वो पार्टी में चला गया तो डिफिकेशन का केस लगेगा और वो अपने पद से हट जाएगा। समझ रहे हो, लेकिन वो पार्टी में बुला क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां की मेजोरिटी अगली बार उसी की हो जाएगी और वो उसी की सीट पे अगली बार लड़वा देंगे वहां पे। ठीक है, चलो खैर। सर अपने मतलब एक पर्सन कितनी बारी दल बदल सकता है? कितनी बारी दल बदल सकता है? दल तो आप कितनी बारी भी बदल लो, दल बदलने में क्या है, देख लो आप। अभी हाल फिलहाल का अगर केस देखना चाहो तो सबसे बढ़िया उदाहरण आपके पास कौन सा है? बंगाल का उदाहरण है। लोग ताबड़तोड़ दला दल दला दल दल दला दल कर रहे हैं बैठे हुए वहां पे, कि कभी ये दल में कूद, कभी वो दल में कूद, क्योंकि जितने भी गुंडे मवाली हैं वो बीजेपी ने अपनी साइड रख लिए कि गुंडे मवाली तो हम लेंगे टीएमसी से, और ये दूध के धुले बन जाएंगे हमारे उसमें आते ही, एकदम से प्योर कर देंगे, हम इन्हें प्योर व्हाइट, इन पे चमक लगा देंगे बढ़िया सी सुंदर सी, और इनकी सारी गंदगी हम पर साफ कर सर देंगे। इस पे ठीक तो है। कानून भी बना, मतलब एक्ट भी बना था ना पीछे, हर कानून फिर भी। में लूप होल ढूंढ लेते हैं चुट्टे। अरे ये बहुत चालाक होते हैं जी, क्या तुम इन हल्के में ले रहे हो? ये तोड़ मरोड़ देते हैं चीजों को बहुत अच्छे से। इनको पता है कौन सी नस दबानी है, कहाँ से दबवानी है, कौन से, इतने बड़े बड़े यार, तभी तो कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो स्वर्ग है वकीलों का। ठीक है, बचा लेते हैं चीज़ों को और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं चीज़ों पे। ठीक है, सीट खाली कर देते हैं, सीट छुड़वा देते हैं। ममता बनर्जी हार गई थी ना, अब देखो दोबारा जीतेगी वो फिर से, क्योंकि उसने क्या करा, उसने देखा कि मुझे किसको अपनी सीट से ड्रॉप करवाना है, उसने एक विधायक को कहा अपनी सीट छोड़ भाई, एमएलए, एमएलए ने कहा ठीक है मैंने छोड़ दी अपनी सीट। ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया उसने वहां से, उस वाली सीट से। और वो सीट खाली हो गई, उस खाली सीट को भरना होगा एक सर्टेन टाइम के अंदर। कौन भरने जाएगा? वहां पे इलेक्शन होगा, एक बाई इलेक्शन कहते हैं उसको, बाई इलेक्शन, छोटा वाला इलेक्शन जो चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, जो खाली सीटों को भरने के लिए, क्योंकि कोई मर भी जाता है, कोई बीमार भी हो जाता है, तो सीटें खाली होती है ना, उसको भरा जाता है हर कुछ टाइम बाद। तो वही वहां पर हो गया कि एक ने रिजाइन दे दिया तो सीट खाली हो गई, सीट खाली होगी तो ममता बनर्जी पहुंच गई, ममता बनर्जी वहां पे जाके बन जाएंगी अब अपना एमएलए और ले लेंगी। आपका कुछ और सवाल है तो वो बताओ, मतलब ये सवाल नहीं था या कुछ और था तो वो पूछो भैया, मैं फिर उसके सर रिगार्डिंग बताता हूँ फिर सर सीन। एक क्वेश्चन और था वो। दो पूछो। सर राज्यसभा में जैसे कोई मेंबर बन जाता है, जैसे नॉमिनेटेड होता है, तो वो एक बार ही बन के दोबारा भी बन सकता है? मतलब उसको, मतलब एक तो इलेक्टेड वाला होएगा, तो इलेक्टेड वाला भी दोबारा बन सकता है क्या? और नॉमिनेटेड वाला भी दोबारा नॉमिनेट किया जा सकता है क्या? देखो इलेक्टेड वाला तो इलेक्ट करा जा सकता है, इलेक्टेड वाले का तो कोई मतलब ही नहीं, इलेक्टेड वाले को तो तुम्हारे पे कोई मतलब उसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं समझ में आएगा। मतलब आप ये समझ लो यार, सीधी सी बात है कि आप इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहे हो, यानी वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है भाई, जनता की पसंद है वो, तो इलेक्शन में खड़े होकर जीत रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते, है ना, तो वो दोबारा मेंबर बनेगा। उदाहरण देता हूँ मैं आपको इसका, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद बहुत लंबे समय तक राज्यसभा के मेंबर रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली राज्यसभा के मेंबर रहे, सालों साल रहे, 5-5 टर्म, 4-4 टर्म्स के लिए रहे। ठीक है, 24-24 साल से मेंबर हैं। ऐसे ही आपका लोकसभा में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक मेंबर रहे, लाल कृष्ण आडवाणी को ही देख लो, है ना। और हाँ, अब बात है नॉमिनेटेड मेंबर की, मैं बात करूँ नॉमिनेट कर देना किसी व्यक्ति को, तो यार वो तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल मैंने कभी पढ़ा नहीं कि नहीं कर सकते, कि एक व्यक्ति को एक बार चुना गया तो दोबारा नहीं चुना सकता। हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी लगे कि उसे दोबारा भी चुन लें। तो इस पर मैंने कोई रूल नहीं पढ़ा वैसे कि उनका कोई रोकने का कोई ऐसा मेथड है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है खुद से कि अगर किसी बंदे की कैपेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल रंजन गोगोई अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, सो वाई नॉट, दोबारा क्यों नहीं चुना जाए उनको, है ना, नॉमिनेटेड है ना वो, तो वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट की विल के ऊपर आ गए हैं। अगर अगला कोई प्रेसिडेंट आता है वो उनको चुनना चाह रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है ना। चलिए, अभी हम लोग राज्यसभा की ड्यूरेशन कर चुके थे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत आई गेस रह गई थी।
है ना? ऐसा ही कुछ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। टेरिटोरियल पढ़ लिया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली थी। तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी, कि कैसे होती सर है। देखो, हाँ जी। सर मतलब जो 4 व्यक्ति हैं सर, जैसे कि वो मतलब कि मतलब केंद्र शासित प्रदेश से जो बन जाते हैं, फिलहाल लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, अलग से लोग हैं सर, ऐसे लोग कि वर्तमान में वो फिलहाल नहीं है। अगर किसी को अंकित की बात समझ में आई हो तो मुझे भी समझा देना, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आई। सिग्नल बहुत ज़्यादा ये खराब आवाज है, बहुत ज़्यादा आवाज़ खराब है। सर मैं ये बोल अंकित दोबारा ट्राई कर लो। जो प्रदेश है सर, इसमें से सर जो राज्यसभा में थी जो 4 सीटें हैं सर, जो दिल्ली को मिली हुई है। तो सर जैसे कि फिलहाल के टाइम पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने हैं, तुम्हारे सर आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कटी हुई आ रही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो सवाल है वो मुझे अभी लगा ऐसा, मैं बता देता हूँ, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो हाँ कर देना बस। आपका सवाल शायद ये है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ में बँटवारा हुआ हुआ है सीट्स का राज्यसभा की, वो उनमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ़, शायद लोकसभा या राज्यसभा बोला आपने, दिल्ली और पुडुचेरी का पार्ट था पहले। अब एट प्रेज़ेंट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी उसमें एंटर कर गए हैं, है ना? तो उनका क्या? ऐसा कुछ पूछ रहे हो शायद तुम, या सर बहुत दिक्कत वाली बात है यार ये तो। ओके। अंकित अभी एक बार दोबारा बोलना यार, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी। एक बार और ट्राई कर लो, थोड़ा-सा सवाल ठीक कर लो। जो मैंने बोला वही सवाल है क्या? हेलो? जो आपने बोला सर वो ये सवाल है कि जी अच्छा सर। ठीक है, अब तुम रहने दो, तुम अभी सुनना, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इतनी डिस्टॉर्टेड है कि वो कनेक्ट कर पाना बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए। मैं इसका जवाब देता हूँ, जवाब सही हो तो मेरे को मैसेज में डालना, ठीक है? देखो, आप ये कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीट्स का क्या सिनेरियो होगा? राज्यसभा की बात कर रहे हो ना? है ना? ओके चलो। देखो, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो राज्यसभा की वहाँ 4 सीटें हैं, ठीक है? और अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो यार अभी न्यूली फॉर्म्ड है, 2019 का ही है। तो वहाँ की चारों सीट जो हैं वो वैकेंट हैं। वहाँ पर अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पे पहले एमएलएज़ प्रॉपर चुने जाएँगे, वो फिर राज्यसभा के लिए बंदों को चुनेंगे। वहाँ पर अभी इलेक्शन प्रॉपर हो पाएँगे, क्योंकि वो न्यूली बनाया गया है, बीचों-बीच चीज़ को ब्रेक डाउन कर दिया गया है एकदम से ना। समझ रहे हो बात को? तो उसका भी फैसला होगा, उसमें चेंजेस होंगे, उसमें बदलाव आएँगे। तो देखने वाली बात होंगे क्या आएँगे। और कुछ सवाल था तो उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश कर लो, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तुम्हें समझने की। नहीं सर।
मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोग को? अब आई है सर। जी भैया जी ओके सर। आ रही डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यानी कि एमपीज जो होते हैं आपके, उनके बारे में हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे थे। सो लेट्स गो थ्रू द डिस्क्वालिफिकेशन नॉर्म्स के क्या क्या होते हैं, उनको अपनी जगह से हटाने का तरीका। ठीक है, अगर कोई एमपी प्रॉफिट का ऑफिस यानी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता। अगर कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया, यानी कि आपका जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये जो आदमी है ये काम करने की हालत में नहीं है, यानी इसका दिमागी रूप से नहीं है हिसाब किताब के ये एमपी रह पाए, तो वो एमपी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बीमार कोई भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, वो डिस्क्वालीफाई कब हो सकता है? और आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति वॉलंटरीली यानी सोच समझकर विदेश की नागरिकता पकड़ ले। अब विदेश की नागरिकता तो पकड़ ली भाई साहब ने, अब विदेश की नागरिकता पकड़ने में क्या हो रहा है भाई, आपका यहाँ का हिसाब किताब तो छूटेगा ना फिर, क्योंकि आप तो फॉरेन के सिटीजन हो गए, यहाँ के सिटीजन तो आप रहे ही नहीं, या तो यहाँ के रहोगे या तो वहाँ के रहोगे, ये थोड़ी दो दो जगह के नागरिकता ले लोगे आप। ठीक है, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन का केस आप हो जाएगा और आपको एमपी से हटा देंगे। ये वाला जो एमपी वाला सिनेरियो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा आपका राहुल गांधी जी के केस में। राहुल गांधी जी को शायद आप जानते होंगे, बहुत ही नामचीन व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत ही अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करे हैं। ठीक है, यादगार काम करे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक जी न्यूज़ के एंकर ने कांग्रेस के व्यक्ति से पूछा कि मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जी की 5 उपलब्धियां गिनवा दें मुझे। तो वो उपलब्धि गिनाने लगा, तो उसने पहली उपलब्धि बोली राहुल गांधी जी की, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। उसने फिर कहा उपलब्धि गिनवा दो, साहब ये उपलब्धि नहीं होती। तो फिर वो शुरू हुआ उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो अच्छी, उन्हें साहब उपलब्धि। उसके बाद जो कांग्रेस का बंदा फटा उस एंकर के ऊपर भाई साहब गुस्से में, क्योंकि पता उसे भी था उपलब्धि, तो क्या बताऊंगा मैं, उपलब्धि तो मेरे पास है नहीं। अरे भैया, आप ये चीज सोच के देखिए कि कोई कार्यकर्ता पिछले 30-40 साल से कांग्रेस का हिस्सा है और कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है ग्राउंड लेवल से, और आज वो एमएलए बना है। सिर्फ सिर्फ एक एमएलए, 40 साल हो गए उसको मेहनत करते हुए। आप में से कोई उसको जानता भी नहीं है, कोई रिकग्निशन भी नहीं है, पार्टी के लिए जिंदगी लगा दी है। ये कल, ये इनके पास इनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि ये श्री 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 राजीव गांधी जी के बच्चे हैं, बस यही इनकी क्वालिफिकेशन है। या इंदिरा गांधी इनकी नानी थी, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। सेम अगर आप प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करो, जिसको कि हेड बना दिया गया है यूपी का पूरे, अगर आप देखो तो पूरा यूपी का वो चलाएंगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो राजीव गांधी की लड़की है, यही बस क्वालिफिकेशन है। क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा करा है जो बहुत ही कमाल का हो या पार्टी के लिए बहुत कुछ करा हो? नो। ये है दिक्कत असली देश की, जो लोग काम कर सकते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता। समझ रहे हो? बट ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन चल रही थी तो थोड़ा सा और डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं। अगर पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से किसी उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इनमें से किसी और मामले में नहीं आ रहा है, वो किसी और चीज में वहां पर फंसा है, किसी और मामले में वहां पर आ गया है, तब उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी ने इलेक्शन में बेईमानी करी है, इलेक्शन करते हुए बेईमानी करी है, करप्ट प्रैक्टिस में वो पकड़ा गया है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे यार करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, उदाहरण देता हूँ उसका भी मैं। अब तुम ये मत कहना कि सर आप सारे उदाहरण कांग्रेस के क्यों देते हो, भाई उन्होंने ही राज करा, उन्होंने बेईमानी करी है। इंदिरा गांधी जी ने यूपी के इलेक्शन में बेईमानी करी थी, ठीक है, और फिर उसके ऊपर जांच बैठ गई। जो सामने वाला प्रत्याशी था वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसे अपनी जीत का कि इंदिरा गांधी के खिलाफ वो कोर्ट में चला गया कि इन्होंने बेईमानी करी है मेरे खिलाफ।
बूथ कैप्चरिंग करी है, गिनती में बेईमानी करी है, मैं हार ही नहीं सकता। आप चाहे दोबारा वोट गिनवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं हारूंगा नहीं। कोर्ट ने ट्राई करा भाई, ट्रायल चला तो बात समझ में आई कि इंदिरा गांधी ने बेईमानी करी थी, फिर उनको 2 से 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फाउंड गिल्टी वाला हिसाब किताब। ठीक है, इसलिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ इंदिरा गांधी जी की। He must not have been convicted for any offence resulting in imprison of 2 or more years, but the detention of a person under the preventive detention law is not a disqualification. Okay, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पहले तो ऊपर वाला समझ लेते हैं। मान लो आपके यहाँ पर कोई गुंडा है बहुत ही खतरनाक वाला, और वो एमएलए के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन उसको कोर्ट ने सजा सुना दी तुरंत से, 2 साल 3 साल से ज़्यादा की सजा हो गई उसको। तो उस टाइम पर वो आपका क्या नहीं लड़ सकता, वो एमपी के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा उस केस में। और अब इसमें दूसरा केस बनता है, मान लीजिए उस गुंडे को केवल और केवल इसीलिए पकड़ लिया गया है या इसीलिए धर लिया है पुलिस ने कि ये कुछ गुंडागर्दी कर सकता है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि मान लीजिए हरिद्वार में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उनकी सभाएं होने वाली हैं कई सारी, नमामि गंगे वंगे को ठीक करने वाले हैं जो आज तक कभी कर नहीं पाए। गंगा जी हमारी ऐसी कैसी गंदी पड़ी हुई है, आज भी यमुना भी गंदी पड़ी है, केजरीवाल भी कुछ नहीं करता, मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे, तो जो भी है बढ़िया है। अभी अगर वहां पे बात करें तो वो लोग आए हैं फॉर एग्जाम्पल, अब उनकी जान को खतरा हो सकता है इन गुंडों की वजह से, जो लोकली गुंडे हैं हरिद्वार के। तो पुलिस ने क्या करा, उन गुंडों को उठा के जेल में डाल दिया। अब अगर ऐसे करके जेल में डाला गया है उन गुंडों को, तो उस केस में भैया वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हाँ, इलेक्शन में उसने कितना खर्चा करा है इसकी जानकारी उसको वहां पर मुहैया करानी पड़ेगी, और पैसा जो सिनेरियो है वो कैसे कैसे हो रहा है वो भी उसको बताना पड़ेगा। अभी ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंसेस की, इस एक्सपेंसेस में बीजेपी ने देखो क्या कमाल का काम करा। इन्होंने एक नया रूल लेके आए थे ये लोग, जिसमें ये नहीं पता चल पाएगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, आपके इलेक्शन में कौन पैसा दे रहा है, किसका पैसा लगा हुआ है, किसने चंदा दिया है, कैसे चंदा दिया है, क्या काम हुआ है। मतलब बेसिकली आप ये पता ही नहीं लगा पाओगे कि बीजेपी किसके पैसे से इलेक्शन लड़ रही है। कमाल देख रहे हो तुम, जादूगर हैं लोग बिल्कुल एक नंबर के। और एमएलए खरीद फरोख्त तो ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल मतलब गली बाबा और 40 चोर, कहीं के भी एमएलए खरीद डालते हैं बीजेपी वाले, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया उन्होंने बेईमानी कर करके। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है किसी तरीके से, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिस है जहां पर आपका 25% भागीदारी सरकार की है और उस ऑफिस में वो बंदा पाया जाता है या काम करता हुआ है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो करप्शन के उसमें फंसा हुआ है मामले में, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में था और करप्शन के केस में उसको आपका डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है, डिसलॉयल्टी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो वो वहाँ पर खड़ा नहीं हो पाएगा उस केस में। या फिर वो कन्विक्ट है, चोरी चकारी के केस में है, तो भी वहाँ पर वो नहीं आ पाएगा उस केस में। या और किसी चीज़ में उसको पनिश करा गया है, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, दहेज प्रथा, सती प्रथा, इन चीज़ों में अगर उसको कर रखा है तो भी वहाँ पर नहीं आ सकता। अब बात आती है इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी बताया है और दोबारा मैं बात करूँगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 10वें शेड्यूल के बारे में बात करता है। 10वां शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपका डिस्क्वालिफिकेशन लग सकता है डिफेक्शन के केस में। और वो डिफेक्शन का केस कैसे कैसे बन सकता है, 4 तरीके हैं मेजरली। पहला केस है, मान लीजिए आप में से किसी एक को ले लेते हैं, संयम मान लीजिए आपका इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के वोट से, ठीक है, ठीक है, बीजेपी के वोट से इसने टिकट लिया, टिकट लेके लड़ाई करी और पार्टी दी छोड़, ठीक है। अगर पार्टी ही छोड़ दी तो मेंबरशिप भी छूट जाएगी, आप नहीं रह पाओगे एमपी। समझ रहे हो बात को? अगर आपने ये वाला काम करा कि आप लड़े भी बीजेपी के कैडर से हो और जीत भी गए हो और फिर पार्टी ही छोड़ दे रहे हो,
तो आप क्या जाओगे, वहाँ से हट जाओगे, आप मेंबर नहीं रह जाओगे, ना पार्टी के ना ही आपका राज्यसभा लोकसभा जहाँ के लिए भी आपने वो काम करा था, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि संयम अभी बीजेपी से चुन ली गई है और बीजेपी ने कहा था कि वोट करना है विपुल के लिए, विपुल खड़े हो रहे हैं हमारी तरफ से किसी भी चीज़ में मान लो, तो वोट विपुल को करना है सभी लोगों ने। संयम ने क्या करा, विपुल को नहीं वोट करा, इसने योगिता को अपने दोस्त को वोट कर दिया, वो भी खड़ी हुई थी जबकि वो दूसरे पार्टी की थी, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ चली गई। तो पार्टी क्या कर देगी इसे, ये अपना पद से त्याग देना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, बेमानी हो गई एक तरीके से, पार्टी के साथ विश्वासघात हो गया। अगली अगली कहानी मैं ऑलरेडी तुम्हें सुना चुका हूँ, फिर भी सुनाता हूँ। मान लो प्रियंका है, प्रियंका आपका इलेक्शन लड़ी कांग्रेस की सीट से, या मतलब मान लो इंडिपेंडेंट लड़ी, खुला चुनाव लड़ रही है प्रियंका, प्रियंका अपने मोहल्ले में पूरी फेमस है, ठीक है, अपने अपने पूरे क्षेत्र में फेमस आदमी है। तो ये फेयर फेयर इलेक्शन हुआ, ये निर्दलीय थी, निर्दलीय जीती, जीतने के बाद बीजेपी वाले इसके पास आए, प्रियंका से कहा कि जी 50 करोड़ रुपए देंगे, हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो, यहाँ का वोट शेयर हमारा हो जाएगा क्योंकि आपको लोग बैकअप देते हैं। इन्हें ठीक है, मायावती जी उन्हें 60 करोड़ देंगे, उन्हें ठीक है, कांग्रेस कह रही है 80 करोड़ देंगे, उन्हें ठीक है, ठीक है, टोटी चोर आ गया फिर उसके बाद, यानी कि वो कौन है, यादव, जो भी हो टेढ़ी नाक वाला, वो आ गया, उन्हें 100 करोड़ देंगे, केजरीवाल कह रहा है 120 करोड़ देंगे हमारे साथ आओ, तो नई नई पार्टी पैसा बहुत है तो उनके साथ चले गए, तो उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। और क्या हो सकता है, और हाँ अब बात आती है नॉमिनेटेड मेंबर की। हाँ मान लो प्रेसिडेंट साहब ने जिन मेंबर्स को नॉमिनेट करा था, ठीक है, वो मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले भाई साहब, क्या ज्वाइन कर ले, कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन कर ले, उस केस में क्या हो जाएगा, वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप ये समझो बात को, कि लोग करते हैं ऐसा, मतलब इस तरह की थोड़ा सोच रखते हैं। मान लो कोई हीरोइन को बनाया था मेंबर, बीजेपी ने कहा कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, या जो भी है, उसने कहा ठीक है सदस्य ले लेते हैं। तो अगर ऐसा वो कर देंगे, अब तो नहीं खैर कर सकते, पहले ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा कर देंगे तो आप ये सोचो कि बीजेपी का कद और नहीं बढ़ जाएगा, उसका वोट शेयर और एक ऊपर चला गया, वो भी लोकसभा राज्यसभा जैसी ताकतवर जगह में, और जहां पर हर एक वोट का अपना महत्व है, ठीक है। तो इसलिए 4 तरीके हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। पहला तरीका ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैंने सबसे पहले बताया था, फर्स्ट ये वाला ही है, और उसके बाद वाले 3 अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से 3 है, और इसके अलावा, है ना, ये रहे वो 3 जिनके बारे में बात करी, ठीक है। अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट कर दो, इंडिपेंडेंट लड़े कोई और पार्टी ज्वाइन कर लो, नॉमिनेटेड मेंबर थे तब आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। सो ये सारे केस आपके बनते हैं, ठीक। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं था। डबल मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, वैकेंसी ऑफ सीट कैसे जनरेट होती है, यानी कि सीट वैकेट कैसे हो जाती है। तो इसका तीसरा पॉइंट बता दो एक बार, डिस्क्वालिफिकेशन का तीसरा ऊपर पॉइंट वाला बता दो एक बार। तीसरा। ओके, तीसरा पॉइंट बताऊँ, तीसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये तो बताया मैंने तुम्हारे बारे में, तो एग्जाम्पल लिया था, नहीं प्रियंका का एग्जाम्पल लिया था, जो प्रियंका उन्नीस सौ मैडम है, इक्यावन भाई, जो 1951 वाली है ना, उसके ऊपर वाला जो भैया शुरू के 5 पॉइंट है, उनमें तीसरा पॉइंट भैया, जो 1951 वाली लाइन, 1951 वाली, इसी में भैया 5 पॉइंट और है ऊपर वाले। अरे वो अलग है, वो अलग है, तुम दूसरे वाले की बात कर रहे हो यार, ये वाले की बात कर रहे हो, इसमें से तीसरे की बात कर रहे हो, टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। इससे ऊपर भैया तीसरा, इससे ऊपर जो शुरू के 5 हैं, दिख नहीं रहे स्क्रीन पे भी इस ये। अरे बाबा, कौन से तीसरे पे हो तुम, मैं पहले यही देख लूं, तुम्हारा पॉइंट भैया पढ़ दो। ये जो अ, भैया नहीं दिख रहा ना भैया, 5 ही दिखाई दे रहा भैया शुरू की स्टार्टिंग में, इससे ऊपर भैया 4 और है ना, स्क्रीन पे 5 ही दिख रहा है टॉप पे लिखा हुआ भी, फिर नीचे के तो है ही है 1 2 3 4 5 6 7, इससे ऊपर भैया जस्ट यहीं पे है, हल्का सा नीचे करो भैया, हल्का सा स्क्रीन को, इसी में दिखा दो भैया ऊपर का हल्का सा एरिया। कि ठीक है चलो,
मैं कवर करता हूँ कहाँ पे, आप आराम से बताना, ठीक है? मैं धीरे-धीरे चला रहा हूँ। एक तो ये तीसरा था, एक नीचे वाला तीसरा था, एक इससे ऊपर ये वाला तीसरा है। इनमें हाँ से भैया कौन ये सी की वाला। बात करें? जी भैया, इफ ही इज इन वाला, इफ ही यही इज एन वाला। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ओके, अंग्रेजी है कड़ी वाली, तो इसलिए इसका मतलब ये है आम भाषा में कि अगर कोई आदमी बैंकरप्ट हो चुका है, यानी कि किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है? अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इस पॉइंट का क्या मतलब है? ठीक है, उधार की बात हो रही है यहाँ पर, या आपके ऊपर कोई चीज टैप्ट चढ़ गया है तो उस केस में आप उसे चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है? मान लीजिए कहीं पर किसी जगह पर आपके ऊपर कोई उधार है बहुत अच्छा खासा, और आपने वो चुकाया नहीं है, आपको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है, ठीक है? तो उस केस में आप मेंबर नहीं रह पाओगे। समझ रहे हो बात को? ठीक। बैंकरप्सी समझता है, बैंकरप्सी? जब सर दिवालिया घोषित हो जाता है। बैंकरप्सी की बात हो गई। अपन क्या बात कर रहे थे? डबल मेंबरशिप की बात कर रहे थे ना, हाँ। वापसी आते हैं डबल मेंबरशिप पे। डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप, चलिए, तो डबल मेंबरशिप की बात करते हैं। यार डबल मेंबरशिप क्या होती है? डबल मेंबरशिप का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ही गजब का, ठीक है, मान लीजिए अंकित है, वो दोनों हाउसेस के लिए चुन लिया गया, लोकसभा के लिए भी चुनाव में चुन लिया गया, और राज्यसभा में भी चुन लिया गया उसमें, ठीक है? एक आदमी ऐसा कमाल का आदमी था कि उसे लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया, उसे राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया, ठीक है? तो उस केस में आप याद याद रखिएगा, उसे 10 दिन के भीतर भीतर बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जाने वाला है। नहीं बताएगा तो उसकी राज्यसभा की सीट गायब हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है, कंप्यूटर की सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट, फट से हेडशॉट, तो वो वाला हिसाब किताब बन जाएगा, समझ लेना कि राज्यसभा गई। वो दोनों के लिए चुना गया व्यक्ति, लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए दोनों के लिए चुन लिया गया। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मान लो ऐसा केस बन गया, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन एक ही टाइम पे हो रहा है, दोनों व्यक्ति, एक ही आदमी दोनों जगह के लिए भी चुन लिया गया है, तो उसको आपका एक जगह चुननी पड़ेगी कि हाँ जाना है, 10 दिन के भीतर भीतर नहीं चुन रहा है तो लोकसभा के लिए अपने आप ही चुन लिया जाएगा, यानी राज्यसभा की सीट अपने आप खाली हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन कराना और राज्यसभा का इलेक्शन कराना आपको पता है दोनों में क्या केस बनता है। अब मैं सिटिंग मेंबर की बात करूं, मान लो कोई एक मेंबर एक हाउस का था, वो दूसरे हाउस के लिए चुन लिया गया। एक मेंबर एक हाउस पे सिटेड था, वो दूसरे हाउस के लिए चुन लिया गया, ठीक है? तो दूसरे हाउस के लिए जिसके लिए वो चुना गया है, तो पहले हाउस की सीट अपने आप खाली हो जाएगी। इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना अगला आदमी, इलेक्ट करा गया है, तो उसने अपना नामांकन करा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जहां पिछले सदन में बैठा हुआ तो पिछले सदस्य उसे छोड़ना पड़ेगा। मान लो राज्यसभा में था, लोकसभा जाना चाह रहा है, तो लोकसभा का मेंबर चुन लिया गया, तो राज्यसभा का खाली हो जाएगा अपने आप। अब मान लो एक व्यक्ति ने क्या करा, लोकसभा में वो 2 सीटों के लिए खड़ा हो गया एक साथ। मोदी जी ने करा था ना, याद है आपको? एक जगह वाराणसी से लड़े थे, और एक आई गेस गुजरात में कहीं से लड़े थे। एक तो बनारस से लड़े वो, ठीक है, काशी इसको बोलते हैं, और एक लड़े थे वो कहीं गुजरात में से कहीं से लड़े थे शायद, और दोनों जगह बहुत ज़्यादा माहौल से जीत चुके थे, ठीक है? उनको उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति भी आए थे, श्री 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 1008 अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, पूरे 26, सारे के सारे सरकार की मदद से। अरे भाई साहब, अलग ही गजब ही झूठा आदमी। अब और आप लोगों ने देखा राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है अभी, चोरी का, जो, अगर आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, कि जमीन का घोटाला, पढ़ा उसको या देखा उसको? राम मंदिर जमीन घोटाला चल रहा है आजकल न्यूज में, किसने सुना है ऐसा? मालूम है क्या है वो?
नहीं, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है, पढ़ा नहीं भैया अभी। देखना बहुत मजा आएगी तुमको। तो ये देखना, ये लोग कितने खाली खाली से हैं। ठीक है, कुछ भी चीज लेके आ जाते हैं, गजब का ही चल रहा है। और लोग अगर वहां पर सच में बेईमानी हुई है तो बहुत गलत है। वैसे बेईमानी जहाँ तक है बहुत मुश्किल है कर पाना। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपको उस पर करवाना पड़ता है, ऑन पेपर्स चल रहा है सब कुछ। और इस बार तो विश्व हिंदू परिषद ने साफ-साफ कह दिया, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं इन लोग को ना, इन लोग को माफ़ी के उस पे माफ़ नहीं करेंगे सिर्फ। जैसे अरविंद केजरीवाल करते थे ना कि पहले भी करा हुआ इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी ने क्या करा एक बार, आपका जो जिनकी डेथ हो चुकी है, अरुण जेटली जी की बहुत बेइज्जती करी मीडिया में। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा, इन्होंने ऐसा करा, मतलब बहुत सारी बातें कह दी उनके बारे में। तो उनसे उनकी इमेज को फ़र्क पड़ा, उनके बारे में भ्रामकता फैलाई अरविंद केजरीवाल ने। तो अरुण जेटली ने 100 करोड़ का केस डाला अरविंद केजरीवाल के ऊपर, कि मानहानि का केस 100 करोड़ का। अब उस 100 करोड़ के केस में अब अरविंद केजरीवाल ने उनसे माफ़ी माँग ली कि जी गलती हो गई, माफ़ कर दो और वापस कर देते हैं इस चीज़ को। अरुण जेटली ने छोड़ दिया था इनको। ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद ने इस बार कहा है हम छोड़ेंगे नहीं इस बार इनको, माफ़ी के उस पे नहीं छोड़ेंगे। इस बार कोर्ट में बढ़िया करके घसीटेंगे इनको। तो अभी ये चल रहा है, देखो क्या होता है उस केस में। बाकी मुजरिम होगा तो सामने आ जाएगा, बट बहुत मुश्किल है ऐसा हो पाना। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन और कैसे-कैसे हो सकता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशन। रेजिग्नेशन अगर देना है, आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो चेयरमैन को देंगे, लोकसभा के मेंबर हैं तो स्पीकर को देंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि आपका अब्सेंट होने पे क्या आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। मान लीजिए आप अब्सेंट हैं लोकसभा में, राज्यसभा में फॉर एग्जांपल, आपकी कार्रवाई जिस टाइम पे चलती है, आप कंटिन्यूअसली 60 दिन तक वहां पर नहीं आए हैं, आप अब्सेंट रहे हैं लगातार। इस अब्सेंट रहने में जो रिकॉर्ड पारी खेली गई है वो खेली गई है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। सबसे ज्यादा अब्सेंट रहने वाले सांसद हैं वो। राहुल गांधी भी हैं तगड़े अब्सेंट रहने वाले, लेकिन सचिन से खतरनाक कोई नहीं है। और आपको पहले से ही हाउस से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है। आपने परमिशन ले ली और गायब हो ना, समझ लो हो गया बस आपका। ठीक है, कार्रवाई होगी फिर। ठीक है, और भी हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, हाउस से एक्सपेल कर देना। ठीक है, और भी तरीके हैं, किसी व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट कर दें, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाएं, आपका कोर्ट ही डिक्लेयर कर दे वॉइड है मामला, खाली है, तो हो सकता है। ओथ और अफर्मेशन में बहुत कुछ है नहीं है। आप लोगों ने भारत के संविधान के लिए ओथ वगैरह लेनी है। सैलरी वैलरी का भी आपका ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सवाल बवाल बनते नहीं है इसके ऊपर। हाँ, अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद वाला ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। इनकी सैलरी कौन पूछ रहा है। अपने पढ़ना है स्पीकर ऑफ लोकसभा, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा, बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं इन लोगों को, यानी लोकसभा चलाने वाला तो स्पीकर हो गया, राज्यसभा चलाने वाला चेयरमैन हो गया। स्पीकर के नीचे डेप्यूटी स्पीकर होता है, चेयरमैन के नीचे डेप्यूटी चेयरमैन होता है। राज्यसभा में चेयरमैन बोला जाता है, चेयरमैन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं राज्यसभा के केस में। लोकसभा के केस में चुना जाता है, उसके अलग अलग फंक्शनिंग होती है। ठीक है, अब इलेक्शन कैसे होता है, हर एक टाइम के बाद आपका जो स्पीकर है उसे चुना जाता है, उससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर बैठाया जाता है। जिस टाइम पर आपके पुराने वाले स्पीकर जगह छोड़ चुके होते हैं तो वहाँ एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, जो वहाँ पे वरीयता में व्यक्ति बैठा हुआ हो आपका सदन में, वो कुछ टाइम के लिए प्रोटेम स्पीकर की तरह काम करता है। और उसके बाद वो आपका जो मेंबर आपका चुना गया है बाय इलेक्शन हाउस में, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होगी वो बंदा खड़ा करेंगे, उसको चुन लेंगे। सीधी सी बात इतनी सी है। अपने ही मेंबर्स में से पहली सिटिंग के बाद, आपका जैसे पहली सिटिंग हुई वहां पर एक बंदे को बुलाया गया। ठीक है, तो इलेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, जो स्पीकर के इलेक्शन की डेट थी प्रेसिडेंट ने फिक्स कर दी। ठीक है, जब तक लोकसभा रहेगी तब तक स्पीकर रहेगा, इतनी बात है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर वो लोकसभा का स्पीकर हो गया तो वो किसी का मेंबर नहीं रह जाएगा।
फिर वो लोकसभा का स्पीकर है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, एक तरीके से आप ये समझ लेना अभी के लिए, मतलब दिमाग में मान के चलना कि वो किसी की साइड ही नहीं रह जाएगा। वो स्पीकर है, वो कार्रवाई मेंटेन करने के लिए आया है वहाँ पे। हाँ, वो जहाँ से चुना गया, जिस पार्टी से आया है, वो सब उसके साथ इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो मेंबर है ना, एमएलए तो वो है, ऐसा नहीं है कि ओ सॉरी एमपी तो वो है, ठीक है, लेकिन आप उसे पार्टी का आदमी मत मानिएगा फिर उस केस में, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, होता पार्टी का ही है वैसे। सो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि डिप्यूटी स्पीकर को उन्होंने रेजिग्नेशन देना है अपना, ठीक है। अगर उनको वहां से हटाना है तो भैया 14 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। मेजोरिटी आपको लानी पड़ेगी हाउस में, जो उनको रिमूव करने के रेजोल्यूशन को पास करवाए, यानी कि हामी भर दे उस पर, ठीक है। और जिस टाइम उनको हटाने की बात चल रही है तो उस टाइम पर वो हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे, प्रेजेंट रह सकते हैं, आपका बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर पाएंगे। वोट कब करते हैं वैसे, अगर मैं बात करूं, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा तभी वोट करते हैं जब आपका कंडीशन टसल वाली हो जाए, यानी बराबर बराबर वोट हो जाए, इक्वलिटी ऑफ वोट हो जाए, तब वहां पर उनका वोट होता है कास्टिंग वोट। वो किस साइड जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, जिस पार्टी से वो आए हैं, पुरानी लॉयल्टी है, उधर की तरफ ही जाने वाले हैं। अब स्पीकर का काम क्या होता है अगर बात करें, स्पीकर बेसिकली होता है हेड ऑफ लोकसभा, रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, गार्डियन होता है वो, प्रिविलेज जो होती है मेंबर्स की वो डिसाइड कर रहा होता है, पूरे हाउस को कैसे चलाना है, उनकी कमेटियों को देखना है, वो सब उसका काम होता है। वो प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होता है हाउस का, जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर होते हैं उसमें उसका डिसीजन जो लिया जाता है उनके द्वारा वो फाइनल होता है। वही लोकसभा के जो व्यक्ति होंगे वो बताएंगे कोई कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा ऑनर है, बहुत सारी डिग्निटी है, बहुत सारी अथॉरिटी है उनके पास, क्योंकि आपने कभी भी अगर लोकसभा की प्रेसिडिंग देखी हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी खड़े होकर कहते हैं स्पीकर सर, स्पीकर मैडम, यानी आप समझ रहे हो कि उनको ही आप क्या करते हो, जब आप मेंबर हो, एमपी हो, तो कोई भी बात कहोगे तो उनके रेफरेंस में लेके आप बताते हो या उनके रेफरेंस में लेके आप बोलते हो। तो ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि उनके रेफरेंस में चीज़ें चलाई जाती हैं, ठीक है। अब लोकसभा की बात करें, स्पीकर की बात करें, तो उनकी पावर और ड्यूटी की बात करते हैं। यहाँ पर नीचे 3 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर हम स्पीकर की बात करें, जो स्पीकर है आपका लोकसभा का, उसको पावर या उसको ड्यूटी जो है 3 सोर्सेस से आ रही है। जो भारत का संविधान है वहां से आ रही है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ उसके बारे में, जो रूल्स है प्रोसीजर के, लोकसभा के रूल्स होते हैं, प्रोसीजर के रूल्स होते हैं, ठीक है, लिखे हुए रहते हैं वहां पर, कंडक्ट के तरीके होते हैं, बुक होती है प्रॉपर अपनी, है ना। और बिजनेस कैसे चलेगा लोकसभा में, उसके लिए भी कंडक्ट ऑफ रूल की एक पूरी पूरी लिस्टिंग होती है, ठीक है। और कुछ होती, ये तो लिखित हो गए, एक होता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, यानी जैसे चला आ रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं रूल में नहीं लिखा हुआ है, कहीं बताया हुआ नहीं है, लेकिन जैसे चला आ रहा है आज तक वैसे ही चलता रहेगा, वो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, कि हम ऐसे ही करते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन तरीका यही है, हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है तो ऐसे ही चलता है, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। बाकी सारे संविधान में से लिखा हुआ है, रूल लिखे हुए हैं प्रोसीजर के, बिजनेस कंडक्ट के रूल लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो सब लिखित है। और बाकी कुछ होती है रेसिड्यूसरी पावर जो लिखित नहीं होती है, ठीक है, इतनी बात ठीक है। जी अब मानते हैं और वो क्या कर सकते हैं, हाउस में ऑर्डर मेंटेन करना, हाउस का डेकोरम मेंटेन करना, यानी कि वहां पर क्या चीज कैसे होगी और तमीज से होगी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट की जो उनकी बात है, उनकी बात फाइनल रहती है, जो उन्होंने कह दिया अपनी तरफ से वो मान लिया जाता है। अभी शुरू शुरू में लोगों को देख के लगा था कि ओम बिरला तो बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जब से वो आपका लोकसभा स्पीकर बने हैं तब उन्होंने दिखाया है कि वो कितना टाइट भी हो सकते हैं, ठीक है,
खुशमिजाज इंसान है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करा है चीज़ों को। राजस्थान से आते हैं हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला ना, कोटा से हैं आई गेस जहाँ तक है। अब क्या होता है कई बार संविधान को इंटरप्रेट करने की या फिर आपका बिजनेस ऑफ लोकसभा को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना उस केस में, तो जिस हिसाब से आपका वो इंटरप्रेट करेंगे आपके लोकसभा के स्पीकर हैं, तो वही चीज़ मानी जाएगी। उसके हिसाब से चीज़ों को लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए 2 सदनों की जॉइंट सिटिंग हो जाए, पार्लियामेंट के 2 सदन हैं आपके, ठीक है? प्रेसिडेंट समन करता है उनको, किसी बिल पर डेडलॉक फँस गया है, ठीक है? 2 हाउसेस के बीच में, तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा या उस पे कौन बैठने वाला है या उसको कौन मतलब हेड करने वाला है? तो लोकसभा का स्पीकर बताएगा, ठीक है? लोकसभा का स्पीकर उस बिल पे बैठेगा। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसे डिसाइड कौन करेगा? इसे डिसाइड आपका लोकसभा का स्पीकर ही करेगा, ठीक है? कि राज्यसभा पे जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट पे जाएगा, लेकिन उसे बताएगा कौन कि मनी बिल है। लोकसभा का स्पीकर बताएगा कि मनी बिल है कि नहीं है। कास्टिंग वोट कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अगर 1/10 इसको बोलते हैं कोरम, अगर 1/10 लोग नहीं प्रेजेंट हैं तो उस केस में प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। वो कौन बताएगा? लोकसभा का स्पीकर बताएगा, ठीक है? कोई मेंबर हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 10th शेड्यूल के हिसाब से, तो उस पे कौन बताएगा? वो स्पीकर बताएगा। हाँ, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है व्यक्ति जिसको हटाया गया है, पार्लियामेंट से निकाला गया है, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है? सो इतना आपने याद रखना है इनके बारे में, बाकी बात बाद में करेंगे, कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।